स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 14 जिसकी हेडिंग है रेस्पिरेशन। इसकी चैप्टर नंबर 14 की हमने जो है वो आज एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज में हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके एमसीक्यूज। तो पहला तो इसका एमसीक्यूज है, यहाँ पर आप देख लें। ये जो पहला एमसीक्यूज है वो कह रहा है कि व्हेन ब्लड लीव्स द कैपिलरी बेड मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी जब आपके कैपिलरी बेड से, यानी जब आपके ब्लड से, व्हेन ब्लड लीव द कैपिलरी बेड, यानी कैपिलरी बेड यानी कैपिलरी से जब ब्लड लीव करता है, तो मिसाल के तौर पे ये ब्लड है और ये कैपिलरी बेड से लीव कर रहा है और उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये अगर ये लंग्स की तरफ जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस फॉर्म में होगी। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कार्बोनेट आइंस, बाइकार्बोनेट आइंस, हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्सिल आइन। आपको पता है कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, बाइकार्बोनेट आइन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, H2CO3। आपने पढ़ा हुआ है जब सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी बाइकार्बोनेट आइन की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसका जो है वो इसका जो सही जो आंसर है वो है बी। बी जो है वो इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद है व्हेन यू इनहेल द डायाफ्राम, जब आप इनहेल करते हो यानी इंस्पायरेशन करते हो तो आपका जो डायाफ्राम है उसकी पोजीशन क्या होती है, मतलब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है। तो पूछा जा रहा है कि जब आप इंस्पायर करते हो, इनहेल करते हो, तो आपका डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा। तो ये कह रहा है कि डायाफ्राम रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड। डायाफ्राम रिलैक्स होता है और मूव का होता है अपवर्ड होता है। फिर कहता है डायाफ्राम रिलैक्स एंड मूव डाउनवर्ड। डायाफ्राम रिलैक्स होता है और मूव कहाँ करता है, डाउनवर्ड की तरफ। और उसके बाद कहता है कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव अपवर्ड। कॉन्ट्रैक्ट होता है और अपवर्ड की तरफ मूव करता है। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। तो आपको पता है कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो ये जो हमारा डायाफ्राम है, आपको पता है कि हमारा ये बैंड, मसल्स का बैंड है हमारी चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन के दरमियान में, इसको डायाफ्राम कह रहा है। तो जब आप इंस्पायर करते हो, एयर को इनहेल करते हो, तो ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर कहाँ आ जाता है, यूँ नीचे की तरफ आ जाता है, ये लेस डोम शेप हो जाता है। तो इसका जो सही जो है ऑप्शन है वो है डायाफ्राम, सॉरी इधर है ये, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। यानी इस कंडीशन में जब आप इंस्पायरेशन करते हो तो डायाफ्राम जो है वो डाउनवर्ड जो है वो क्या करता है, मूव करता है। और क्यों डाउनवर्ड हो जाता है वो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद है, इसके बाद नंबर 3 पर देख लें। नंबर 3 जो एमसीक्यूज है वो कह रहा है with which other system do capillary respiratory system most closely interface। तो मतलब कह रहा है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है with which system do specialized respiratory system most closely interface इन एक्सचेंज गैसेज। यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारे कौन से सिस्टम से, सिंपली अगर आप देखें इसका ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारे कौन से सिस्टम से ज्यादा क्लोजली जो है वो क्या कर रहा है, इंटरफेस है, यानी किसके क्लोजली जो है वो लिंक है। इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द सेल एंड द इन्वायरमेंट, यानी जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है सेल और इन्वायरमेंट के दरमियान में। मिसाल के तौर पे ये सेल है, ये आपके बॉडी का सेल है, ये आपके बॉडी का सेल है। इसमें जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है, से फॉर एग्जांपल इसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ जाएगी, लंग्स तक जाएगी बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में, या हीमोग्लोबिन के साथ जाएगी, या प्लाज्मा में मूव करती हुई जाएगी कहाँ तक, ये लंग्स तक। लंग्स तक जो है इससे फिर ये कहाँ रिलीज हो जाएगी, आउटर एटमोस्फेयर में। तो कहता है इस ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है सेल और इन्वायरमेंट के दरमियान में, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कौन सा दूसरा सिस्टम जो है वो लिंक कर रहा है। तो आपको पता है ब्लड के जरिए होती हुई जाएगी ना ये कार्बन डाइऑक्साइड।
और ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी के सेल्स तक जो है वो किसके जरिए जाएगी, ब्लड के जरिए। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है और ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो हमारा ब्लड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो बी है, सॉरी सही ऑप्शन जो है वो सी है, मतलब ये सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके साथ दूसरा सिस्टम जो लिंक कर रहा है गैसेज एक्सचेंज के लिए, वो कौन सा है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पर जो ऑप्शन जो है वो सही होगा वो होगा डी। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, वो है डी। हमारे एल्वोलाई जो है हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है। आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो क्या होता है, या रेस्पिरेटरी सरफेस हम कहते हैं जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है। मिसाल के तौर पे ये एल्वोलाई है, इस एल्वोलाई में हमारे इस एल्वोलाई से हमारी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइकार्बोनेट की शक्ल में या जिस तरह भी, ये हमारे जो है वो कहाँ आएगी, ये हमारे एल्वोलाई के अंदर आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इसी यहाँ पर, मतलब ये जो एल्वोला है इसकी जो सरफेस है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसी के जरिए गैसेस एक्सचेंज हो रही है। तो एल्वोलाई आपका क्या है, एल्वोलाई हमारे ह्यूमन बींग्स का जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है। हाउ इज हाउ इज मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादातर किस फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, कहता है डिजोल्व प्लाज्मा की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, और हमें पता है डिजोल्व प्लाज्मा की फॉर्म में सिर्फ 3% होती है। बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ये हमें पता है कि 97% जो हमारी ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा बी। उसके बाद कहता है, उसके बाद नेक्स्ट जो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है जो 6 नंबर, उसमें कहता है द लेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी ऑफ मैन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी इंसान की जो चेस्ट कैविटी होती है उसकी जो लेटरल वॉल होती है, साइड की जो वॉल्स होती हैं, वो किस चीज से जो है वो कंपोज होती हैं। मिसाल के तौर पे ये आपकी चेस्ट कैविटी है, ये आपकी चेस्ट कैविटी है, ये आपके रिब्स हैं। तो अब कहता है कि ये जो आपकी लेटरल वॉल है, यानी ये साइड वाली चेस्ट कैविटी की जो वॉल है, वो किससे जो है वो क्या होती हैं, किसकी जो है वो बनी हुई होती हैं, किससे कंपोज होती हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, साइड वॉल में क्या आ गई, ये रिब्स आ गए। ये साइड वॉल में क्या आ गए, ये रिब्स। और उसके साथ इन रिब्स के साथ जो है जो मसल्स अटैच होते हैं, इन रिब्स के साथ हमारे जो ये मसल्स अटैच होते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो साइड वॉल होती हैं हमारे रिब्स की, ये किसकी बनी होती हैं, ये सॉरी हमारी साइड वॉल जो हमारी चेस्ट कैविटी की होती हैं, वो बेसिकली किसकी बनी होती हैं, रिब्स की, और उसके साथ इंटरकोस्टल मसल्स की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें सही ऑप्शन जो है वो सी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं 7 नंबर पर जो एमसीक्यूज है, उसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल इंक्रीज द बॉडी रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन इनटू द ब्लड। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इफेक्टिव इन एक्सीलरेशन द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन मैन, यानी इसमें से वो कौन सा फैक्टर है जो क्या कहना चाहिए, रेस्पिरेशन के रेट को जो है वो क्या, ब्रीदिंग को हमारे जो है वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से ब्रीदिंग जो है वो बढ़ेगी। तो इसमें एक तो दिया हुआ द लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ऐसी बात है, जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर कम होगी तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब कम ऑक्सीजन होगी तो आप तेजी से सांस लेना शुरू करोगे ताकि ऑक्सीजन आपको ऑक्सीजन का लेवल पूरा हो। तो लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो जो है वो नॉर्मली जो है वो ब्रीदिंग का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। वैसे तो इन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इसमें भी होता है, लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पर बता रहा है कि ज्यादा जो एक्सिलरेट करेगी वो कब करेगी, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी। Which of the following change will increase the body rate of carbon dioxide excretion in alveoli?
इसमें से कौन सा चेंज है जो क्या करता है, जो आपके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सक्रीशन है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन इनटू द एल्वोलाई, एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन को जो है वो क्या करता है, वो जो है वो बढ़ा देता है। तो उसमें कह रहा है होल्डिंग द ब्रीथ, अगर आप अपनी सांस को रोक कर रखो, द ब्रेकडाउन ऑफ एल्वोलाई टिश्यू इन द रिजल्ट ऑफ डिजीज, एल्वोलाई टिश्यू के जो है वो ब्रेकडाउन होने की वजह से, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। इसके बाद अ डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वोलाई एयर। अब हमें पता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, जिस जगह कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे देखें, जब हमारे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो आरबीसीज में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, फिर क्या बन जाता है, फिर बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है। ये किस वक्त होता है बाइकार्बोनेट आयन, कब बनता है, जब पार्शियल प्रेशर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है। लेकिन जब हमारे एल्वोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो ये बाइकार्बोनेट आयन दोबारा टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो हम कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन, ये कहता है कि चेंज इंक्रीज द बॉडी रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन, यानी एल्वोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन है वो उसके लिए कौन सा फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो ये है कि डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वोलाई, यानी एल्वोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा तेजी से क्या होती है, एक्सक्रीट होती है। ठीक है। इसके बाद ब्रीदिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्रीदिंग किस चीज की एग्जाम्पल है, ब्रीदिंग हमारी एक वेंटिलेशन है। ब्रीदिंग क्या है, वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन मतलब बाहर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो हमारे अंदर की तरफ आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा है तो वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगी। तो यानी ब्रीदिंग क्या है, बेसिकली किस चीज की एग्जाम्पल है, एक वेंटिलेशन की जो है वो एग्जाम्पल है। विच इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी ऑफ एक्सपायरेशन, यानी जब आप एक्सपायर करते हो, एयर को पास आउट करते हो, तो वो कौन सी एक्टिविटी है जो एक्सपायरेशन को जो है वो एक्सलेशन को जो है वो क्या कहना चाहिए, बेसिकली जो है वो नहीं होती, मतलब एक्सपायरेशन के अंदर जो चीज नहीं होती इन ऑप्शंस के अंदर से आपने वो जो है यहाँ पर जो है वो बताना है। तो उसके अंदर जो है वो आपको पता है एक्सपायरेशन में क्या नहीं होता, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हमारा डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, यही है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, क्योंकि डायाफ्राम तो हमारे एक्सपायरेशन के अंदर रिलैक्स होता है और इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यह ऑप्शन जो है वो क्या है, ये एसोसिएटेड नहीं है किसके साथ, हमारी इंस्पायरेशन के साथ। इसके बाद कहता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंबाइंड रिवर्सिबली विद ऑक्सीजन, कंबाइंड रिवर्सिबली विद ओनली ऑक्सीजन। कहता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट रिवर्सिबली क्या सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ऐसा नहीं है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो सिर्फ, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारा हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली कंबाइन नहीं होता, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिवर्सिबली कंबाइन होता है। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है, ऑप्शन तो गलत है। ऑल हैव 4 हीम ग्रुप, दूसरा कह रहा है कि तमाम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के अंदर क्या 4 हीम ग्रुप होते हैं, नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं। हमारा एक दूसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो हमारे मसल्स में होता है, जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं, उसमें सिर्फ एक हीम ग्रुप होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन भी जो है वो गलत हो गया। अटैच, इसके बाद कहता है अटैच टू द एल्वोलाई वॉल, तो हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट एल्वोलाई वॉल के साथ तो अटैच नहीं होते। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। विच सीक्वेंस मोस्ट accurately describe the sequence of an airflow in the human respiratory system, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयर फ्लो होता है उसमें से सबसे बेहतर तरीके से जो है वो कौन सा सीक्वेंस जो है यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है, किसको, एयर फ्लो को, यानी एयर पहले कौन किस स्ट्रक्चर में जाती है, उसके बाद कहाँ जाती है और उसके बाद फिर कहाँ जाती है। तो देखें सबसे पहले जो एयर जाती है, अगर यहाँ पर हम देखें, वैसे तो हमारी नेजल कैविटी में जाती है, मगर यहाँ नेजल कैविटी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ के मुताबिक जो सबसे पहले एयर है वो फेरेंक्स में जाती है, फेरेंक्स के बाद आपकी एयर जो है वो लेरेंक्स में जाती है, फेरेंक्स के बाद किस में जाती है, फेरेंक्स के बाद जाती है लेरेंक्स में, लेरेंक्स के बाद आपकी एयर जो है वो जाती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल में जाती है और उसके बाद जाती है एल्वोलाई के अंदर। तो अब यहाँ इसका यहाँ ऑप्शन डी सही है, पहले नंबर 1 में
फिर यहाँ इसकी जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसके लिहाज से फिर नंबर 4 में, फिर नंबर 3, पहले नंबर जो है ये 1 में जाएगी, उसके बाद नंबर 4 में, फिर नंबर 3 में चली गई, फिर नंबर जो है वो किस में चली गई 2 में, इसी तरीके से फिर नंबर जो है वो किस में जा रही है, फिर नंबर 6 में जा रही है और लास्ट में नंबर 5 में। इस तरीके से एयर जो है वो फ्लो करेगी। आपको पता है अपना एयर का रेस्पिरेटरी पैसेज पढ़ा हुआ है कि मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बाद एयर ट्रेकिया लैरिंक्स में गई, लैरिंक्स से जो है वो ट्रेकिया में चली गई, ट्रेकिया डिवाइड हो गए प्राइमरी ब्रोनकाई में, प्राइमरी ब्रोनकाई से सेकेंडरी, सेकेंडरी से थर्डरी, उससे निकलती हैं ब्रोनक्यूल्स, ब्रोनक्यूल से फिर आगे निकलती हैं एल्वोलाई। तो ये पैसेज होगा बेसिकली इसमें। ये जो हो गया ये 1, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, इस तरह से मूव करती हुई जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी। तो ये एमसीक्यूज थे। चले अब एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो आपको मैंने बताया पहले भी डिस्कस किया है रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है। रेस्पिरेटरी सरफेस इज अ सरफेस वेयर गैसेस एक्सचेंज अकर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। मिसाल के तौर पे अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर ऐसी छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं। और इन एल्वोलाई के जरिए ही हमारी क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। मतलब ऑक्सीजन हमारे एल्वोलाई में आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, सॉरी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एल्वोलाई में आती है और ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, ब्लड में चली जाती है, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड आउटर इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। तो मतलब ये कि वो सरफेस जहां से हमारी गैसेज एक्सचेंज होती हैं ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान में, उस सरफेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है कि रेस्पिरेटरी सरफेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो कहता है रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज के अंदर कि रेस्पिरेटरी सरफेस लार्ज होना चाहिए और मॉइस्ट सरफेस होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस का। यानी रेस्पिरेटरी सरफेस जो है, एक तो एरिया उसका क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। जैसे एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई जो है बेसिकली क्या होते हैं, सिर्फ फोल्डिंग है, ऐसी क्या है ये फोल्डिंग्स हैं। अगर आप इन फोल्डिंग्स को ओपन कर दोगे तो ये बहुत लार्ज है। एल्वोलाई तो छोटी छोटी थैलियां है ना, इस तरह से फोल्डिंग हुई हुई है छोटी छोटी थैलियों की, इनको ओपन कर दोगे तो इनका रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगा, सरफेस बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। लार्ज सरफेस होने का फायदा क्या होगा, जितना लार्ज सरफेस है उतनी ज्यादा गैसेज एक्सचेंज होगी, उतना सरफेस मिल जाएगा किसको, गैसेज एक्सचेंज होने के लिए। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सरफेस को मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट मतलब उससे थोड़ा नम होना चाहिए, थोड़ा वेट होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्ट जब सरफेस होता है तो उससे ऑक्सीजन का एक्सचेंज या गैसेज एक्सचेंज ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, मिसाल के तौर पे हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सरफेस है एल्वोलाई, इसके ऊपर जो है वो एपिथीलियम, इसकी जो एपिथीलियम है, इसकी जो अपर लेयर है एपिथीलियम, ये जो लेयर है इसकी एपिथीलियम, इसको क्या होना चाहिए, इसको थिन होना चाहिए। एपिथीलियम को, ये मिसाल के तौर पे अगर ये इसकी एपिथीलियम है तो इस एपिथीलियम को क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसको थिन होना चाहिए। तो हमारी भी एल्वोलाई की जो एपिथीलियम होती है वो थिन होती है, सिर्फ 2 सेल थिक होती है, यानी 2 सेल्स की लेयर होती है। एक सेल ये हो गया और दूसरे सेल की लेयर में ये येलो से शो कर देता हूँ, दूसरे ये एक सेल की लेयर ये होती है। तो मतलब सिर्फ 2 सेल लेयर जो है वो थिक होती है। तो ये क्या होती है, ये बहुत ज्यादा थिन होती है। और जो थिन होगी तो थिन होने का फायदा क्या होता है, थिन होने का फायदा ये है कि इससे गैसेज एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाएगी, ऑक्सीजन आराम से जो है वो ब्लड में चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिफ्यूज होकर कहाँ आ जाएगी, एल्वोलाई के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा वेंटिलेशन बेहतर होनी चाहिए, मतलब वेंटिलेशन मतलब स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए। डिफ्यूजन ग्रेडियंट मतलब के 2 पॉइंट्स के अंदर जो है वो गैसेस का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से हमारे एल्वोलाई के अंदर जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पर जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चली जाएगी, आपके ब्लड में चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी, आपके एल्वोलाई में चली जाएगी। मतलब उसका अच्छे बेहतर तरीके से उसमें क्या होनी चाहिए, उसकी वेंटिलेशन जो है वो होनी चाहिए। क्या मतलब, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट में गैसेस के कंसंट्रेशन का क्या होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। एज अ रिजल्ट डिफ्यूजन अकर, और उसकी वजह से क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। मतलब बाहर वेंटिलेशन में मतलब बाहर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होनी चाहिए और अंदर क्या होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वो आपस में क्या कर सकें, इस तरह से डिफ्यूजन हो सके। कैपिलरी नेटवर्क, तो हमारी जो एल्वोलाई होती हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, हमारी जो एल्वोलाई होती हैं,
उनके ऊपर हमें पता है कि ब्लड की बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, खून की बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक वेसल जो है वो मौजूद होती हैं। तो इतना ज्यादा जो कैपिलरीज से ये कवर्ड होता है, उसका फायदा क्या होता है, ब्लड इजिली ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से जो है वो किस में आ जाती है, एल्वोलाई के अंदर आ जाती है। तो देयर इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज should be present on the respiratory surface. Respiratory surface पे कैपिलरी का अच्छा खासा नेटवर्क मौजूद होना चाहिए, through which blood flow all the time at a proper speed. एक proper speed से जिसमें से blood continuously all the time flow हो रहा हो. Thin wall maintain the diffusion gradient and help the rapid diffusion of gases. और कैपिलरीज की वॉल भी थिन होनी चाहिए ताकि वो इजिली जो है वो गैसेस की क्या हो सके, डिफ्यूजन हो सके। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ऑर्गन कंस्टिट्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे कौन से ऑर्गन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं। तो हमारा नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी एंड फेरेंक्स। आपको पता है इनको हम कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ये बेसिकली आ जाते हैं हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और कुछ हमारे दूसरे जो ऑर्गन हैं, जिस तरह लैरेंक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया और लंग्स, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम रखते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स हैं जो हमारा क्या बना रहे हैं, जो हमारा बेसिकली जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें जो लैरिंक्स से ऊपर वाला पोर्शन है, लैरिंक्स से ऊपर हमारी नेजल कैविटी, हमारा फेरिंक्स, जो लैरिंक्स से ऊपर है उनको हम कह रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और जो लैरिंक्स से नीचे है उसको क्या कह रहे हैं, उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कह रहे हैं। हाउ नोज एंड नेजल कैविटी फंक्शन इन फिल्टरिंग द इनकमिंग एयर। तो कहता है हमारी नोज और ये जो नेजल कैविटी है, ये किस तरीके से हेल्प करती है किसमें, हमारी एयर को फिल्टर करने में। तो अगर आपको पता है कि हमारी नोज है, नोज ये हमारी नोस्ट्रिल हो गया, ये हमारी नोज के अंदर जो कैविटी है जिसको हम क्या कह रहे हैं, नेजल कैविटी कह रहे हैं। तो कहता है व्हेन द एयर एंटर द नेजल कैविटी थ्रू अ नोस्ट्रिल, द फॉरेन लार्ज डस्ट पार्टिकल आर ट्रैप्ड बाय हेयर, सीलिया एंड म्यूकस इन द नोस्ट्रिल। देखिए हमारे नोस्ट्रिल के अंदर, हमारी नेजल कैविटी में हेयर होते हैं, इसी तरीके से कुछ माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं, और यहाँ थोड़ा म्यूकस भी होता है। ये तमाम चीजें क्या करती हैं, ये ट्रैप कर लेती हैं किसको, डस्ट पार्टिकल या कोई जर्म्स हैं, तो उनको क्या कर दिया, उसको ट्रैप कर लिया। तो इसका मतलब इस तरीके से जो है ये हमारी एयर क्या हो जाती है, हमारी एयर जो नेजल कैविटी से पास होती है वो फिल्टर हो जाती है। मतलब इसको फिल्टर करने में कौन कौन सी चीजें हेल्प कर रही हैं, हमारी नेजल हेयर, नेजल सीलिया और म्यूकस जो हमारे नेजल कैविटी में मौजूद है। इन द नॉस्ट्रिल तो हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर ये कहाँ पर है, ये हमारे नेजल कैविटी में ये चीजें क्या है, मौजूद हैं। नॉस्ट्रिल तो ओपनिंग है जिनके जरिए जो है वो एयर जो है वो एंटर हो रही है किसके अंदर, हमारी नेजल कैविटी में। अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ फेरेंक्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में फेरेंक्स का जो है वो रोल क्या होता है। तो सबसे पहले तो कह रहा है फेरेंक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें कि फेरेंक्स क्या है। तो फेरेंक्स इज अ कोन शेप पैसेजवे लीडिंग फ्रॉम ओरल एंड नेजल कैविटी टू द एसोफेगस एंड लेरिंक्स। अब देखो मिसाल के तौर पे ये अगर मैं एक ह्यूमन का फेस ड्रा कर दूं यहाँ, अब ये जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ ये आपकी नेजल कैविटी है, ये सारी आपकी क्या हो गई है, ये आपकी नेजल कैविटी हो गई मिसाल के तौर पे। और जो मैं रेड से मार्क कर देता हूँ ये आपकी ओरल कैविटी हो गई है, ये नेजल कैविटी और नीचे क्या हो गई है, ओरल कैविटी। अब ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी एक कोन शेप स्ट्रक्चर के अंदर खुल रही है, एक कोन शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ मैं बना देता हूँ व्हाइट कलर से, मैं इसको शो कर देता हूँ। कोन शेप स्ट्रक्चर, ये एक कोन शेप स्ट्रक्चर में जो है वो खुल रही हैं। अब इस कोन शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं फेरेंक्स। ये क्या है, ये फेरेंक्स है। और फेरेंक्स आगे किस में खुल रहा है, फेरेंक्स आगे खुल रहा है दो स्ट्रक्चर्स के अंदर। एक तो है फेरेंक्स जो खुल रहा है दो स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर है लेरेंक्स, एक स्ट्रक्चर क्या है, लेरेंक्स। चले मैं येलो से जो है ये लेरेंक्स को शो कर देता हूँ, और दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो है एसोफेगस, और ये मैं रेड से एसोफेगस को शो कर रहा हूँ यहाँ।
तो अब क्या कह रहा है, फेरेंक्स क्या है, फेरेंक्स इज अ कोन शेप पैसेजवे, एक कोन शेप का रास्ता है लीडिंग फ्रॉम ओरल एंड नेजल कैविटी, जो कहां से निकल रहा है, नेजल और ओरल कैविटी से निकल रहा है, और कहां तक जा रहा है, टू द एसोफेगस एंड फेरेंक्स, और ये कहां खुल रहा है, एसोफेगस और फेरेंक्स के अंदर। तो रेस्पिरेशन के अंदर बेसिकली आपने जो है वो फेरेंक्स का जो है यहाँ रोल बताना है। तो फेरेंक्स के बारे में हम बता सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आल्सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी है और ये किसका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट भी है, दोनों का पार्ट है, क्योंकि आपका फूड भी यहीं से गुजर कर जाएगा और आपकी जो एयर है वो भी यहीं से गुजर के जाएगी। इसके अलावा ये वोकलाइजेशन में भी हेल्प करता है। वोकलाइजेशन का मतलब क्या है, जब आप सांस लेते हो, जब आप आवाज निकालते हो या आप बात कर रहे हो, तो आपकी वोकलाइजेशन में आपका लेरिंग्स तो हेल्प करता है। लेरिंग्स के साथ कौन हेल्प करता है, जो है आपका फेरेंक्स जो है वो भी क्या करता है, वो भी जो है वो हेल्प करता है। तो इस बेसिकली अगर रेस्पिरेशन के अंदर इसके रोल की बात करें, तो आपकी एयर को जो है वो, जाहिर सी बात है, आपकी एयर नेजल कैविटी से जो लेरिंग्स की तरफ जाती है, यानी लेरिंग्स से आगे ट्रेकिया की तरफ जाती है, तो उसका एक बीच का जो रास्ता है जहां से गुजरती हुई जाती है, वो क्या है, वो है बेसिकली फेरेंक्स। तो फेरेंक्स बेसिकली जो है वो एयर पैसेज वे है। अगर आप रेस्पिरेशन के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करोगे, तो ये बेसिकली क्या है, एक एयर पैसेज वे है। और उससे साथ में ये हमें लोकलाइजेशन में, वो लोकलाइजेशन में या वोकलाइजेशन है, सॉरी, लोकलाइजेशन नहीं है, आपको वोकलाइजेशन यानी आपको आवाज प्रोड्यूस करने में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है विद लेरेंक्स, क्योंकि असल जो हमारा साउंड बॉक्स है वो क्या है, वो लेरेंक्स है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन लेरेंक्स, ह्यूमन लेरेंक्स का स्ट्रक्चर बताएं और ह्यूमन लेरेंक्स का क्या बताएं, फंक्शन बताएं। तो कहता है द लेरेंक्स इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज मसल्स, वन ऑफ द कार्टिलेज इज एपिग्लोटिस। कहता है लेरेंक्स जो है हमारा बेसिकली किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का। कार्टिलेज थोड़ी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये इलास्टिक होती है, और उनमें से एक कार्टिलेज वो भी है जिसको आप एपिग्लोटिस कहते हैं। एक कार्टिलेज क्या है, एपिग्लोटिस, क्योंकि आपको पता है ये हमारा लेरेंक्स, ये मिसाल के तौर पे ये हमारा लेरेंक्स है, इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं लेरेंक्स, और बीच में जो इसकी ओपनिंग है इसको हम ग्लोटिस कह रहे हैं, इसकी ओपनिंग को क्या कह रहे हैं, ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर एक लिड लगी होती है कार्टिलेज की, एक ढक्कन कह सकते हैं कार्टिलेज का लगा हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। लेरेंक्स सर्व फॉर ड्यूअल फंक्शन, ये तो लेरेंक्स की स्ट्रक्चर हो गई। लेरेंक्स किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और उसमें से एक कार्टिलेज और मसल्स का बना हुआ होता है, और उनमें से एक एपिग्लोटिस जो है ये भी क्या है, ये भी एक कार्टिलेज है। फिर कहता है फंक्शन देख लें लेरेंक्स के, लेरेंक्स के एक तो फंक्शन है एंड एयर कैनाल्स टू लंग्स, यानी ये एयर कैनाल का भी काम करता है, यानी इसमें जो ग्लोटिस है वो हवा को जो है वो कहां तक पहुंचाएगा, आपके लंग्स तक, यानी इससे हवा जो है वो ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया से ये एयर जो है वो आपके लंग्स तक फिर जाएगी। एंड एयर कैनाल टू लंग्स, यानी एयर कैनाल की काम कर रहा है। ऑर्गन ऑफ फोनेशन, फोनेशन मतलब आपका जो वोकलाइजेशन है या जो है, इसको आप साउंड बॉक्स भी कह सकते हो, कि इसकी वजह से जो है वो क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आप अपने लेरिंग्स पर हाथ रखो, मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने लेरिंग्स को दबा रहा हूँ, तो मेरी आवाज नहीं निकल रही, तो इसका मतलब मेरी आवाज जो प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वो मेरे लेरिंग्स से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये दो फंक्शन ब्रीफली आप लिख सकते हो किसके, लेरिंग्स के। इसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई की स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करें। मैंने आपको बताया कि एल्वोलाई हमारा जो है वो क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस है। वॉल ऑफ एल्वोलाई इज, अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वॉल ऑफ एल्वोलाई इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो ये जो एल्वोला है ना, इसकी जो वॉल है वो एपिथेलियम की बनी होती है। अब कैसे वो एपिथेलियम सेल होते हैं, वो फ्लैट सेल होते हैं। जो फ्लैट सेल की एपिथेलियम होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी इसके सेल जो होते हैं, जिसकी एल्वेलाई की वॉल बनी होती है, वो फ्लैट होते हैं। फ्लैट होने का फायदा क्या है, इससे गैसेज एक्सचेंज इजिली हो जाती है। फ्लैट हो जाता है तो उसका थोड़ा सरफेस एरिया इस तरह से कम हो जाए, उसका मतलब वो थोड़ा ऐसे फ्लैट हो जाता है तो उसकी थिकनेस थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी वजह से गैसेज एक्सचेंज इजिली होती है। तो वॉल ऑफ एल्वोलाई इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी एल्वोलाई की वॉल किसकी बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके अलावा इसमें कोलेजन भी होता है और इलास्टिन प्रोटीन भी मौजूद होता है, और आल्सो प्रेजेंट। ये कोलेजन और इलास्टिन, ये दो प्रोटीन है, ये भी इसमें मौजूद होते हैं इन देयर वॉल। तो ये तो हो गया। ओवरलाइंग द एल्वोलाई देयर इज अ रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और एल्वोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का पूरा बकायदा क्या होता है, एक नेटवर्क भी मौजूद होता है।
तो ये तो हो गई एल्वोलाई की क्या, एल्वोलाई की ये स्ट्रक्चर हो गई। एल्वोलाई की स्ट्रक्चर में आपने एल्वोलाई की वॉल के बारे में बता देना है, सही है। और फिर एल्वोलाई की वॉल में इसके अलावा जो है वो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं ये बता देना है एल्वोलाई की वॉल में, कोलेजिन और इलास्टिन प्रोटीन। इसके अलावा ब्लड कैपिलरीज के बारे में बता देना है जो इसके ऊपर मौजूद है। और इसका फंक्शन तो सिंपली एक ही है, एल्वोलाई आर द साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। यानी हमारी जो एयर आई है ये हमारे एयर जो होती है वो कहाँ जमा होती है, सबसे पहले आकर कहाँ आ जाती है, हमारे एल्वोलाई में। अब हमारी ये एयर है और ये हमारा यहाँ पर ये कैपिलरीज में ब्लड है। तो एयर और ब्लड के दरमियान में जो गैसेज एक्सचेंज होगी वो कहाँ होगी, वो एल्वोलाई में होगी। तो एल्वोलाई को कह सकते हो ये आपका क्या है, ये आपका रेस्पिरेटरी सरफेस है। आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स हैं। लेकिन रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो क्या है, लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई है ये हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है। इसके बाद कहता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ ह्यूमन लंग्स टेक प्लेस। ह्यूमन के लंग्स की किस तरीके से कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, तो हमारे ह्यूमन के जो लंग्स होते हैं वो किस तरीके से सिकुड़ जाते हैं और किस तरीके से फैल जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो ये किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको देखा जाए तो हमारे बेसिकली हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होते। यहाँ पर जो है वो बेसिकली क्या है, हमारे लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते। असल में होता क्या है, बेसिकली जो होता है यहाँ पर जैसे कह रहा है, लंग्स इटसेल्फ हैव नो एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। सबसे पहले तो ये बात याद रख लें कि लंग्स के अंदर की एबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो। असल में क्या होता है कि इंस्टीड हमारा डायाफ्राम और हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब हमारा डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है, हमारे चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे पहले आपके ये लंग्स बिल्कुल आपके चेस्ट कैविटी के साथ ऐसे अटैच्ड है, फिर क्या हुआ, चेस्ट कैविटी का जब आपका थोड़ा साइज बढ़ गया, किसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। तो फिर क्या हुआ, आपके चेस्ट कैविटी में या थोरेसिक कैविटी में एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ। अब उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा, बाहर से एयर जो है वो अंदर आएगी और उसकी वजह से आपके लंग्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो एयर से जो है वो फैल जाएंगे। एयर जो है वो उसमें भरेगी तो वो क्या हो जाएंगे, वो इन्फ्लेट हो जाएंगे यानी वो फैल जाएंगे। और उसी तरीके से फिर क्या होगा कि जब आपके डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो हैं वो क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, तो क्या होगा, आपकी चेस्ट कैविटी का साइज कम होगा। जब आपकी चेस्ट कैविटी का साइज कम होगा तो लंग्स का साइज भी कम होगा, लंग्स जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एयर कहाँ हो जाएगी, बाहर पास आउट हो जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते। असल में जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं वो आपके इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम। तो आप कह सकते हो कि आपके इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपके लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, वो एक्सपैंड होते हैं। और वो एक्सपैंड भी किसकी वजह से होंगे, जब आपका डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे, जब आपका डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होंगे तो उसके साथ जो है वो आपके मसल्स, आपके लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जिस वक्त आपका डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपके लंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। तो देखो, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स एंड पैसेज वेज आफ्टर अ मैक्सिमल एक्सपायरेशन। अब देखो, एक बात मैंने आपको बताई थी कि ये हमारे से फॉर एग्जांपल एक ही लंग बना रहा हूँ, ये हमारा लंग, ये मैं एक लंग बना दिया यहाँ पर मैंने। अब क्या है, कुछ एयर ऐसी होती है जो हमारे लंग्स में लाजमी तौर पे ऐसे मौजूद रहती है। ये हमारे लंग्स हैं, इसमें ये एयर मौजूद है। जब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हो, आपका लंग्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि तमाम की तमाम एयर आपके लंग्स से निकल जाए और ऐसे वो बिल्कुल पिचक जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ एयर आपके लंग्स के अंदर लाजमी तौर पे मौजूद होती है, जो जिसको मैंने यहाँ ब्लू से शो किया है। जब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हो तो आप कुछ एक्स्ट्रा एयर ले लेते हो, ये आपने एयर ले ली, ये एक्स्ट्रा एयर आपने इनहेल कर ली। ये जो एयर आप इनहेल कर रहे हो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टाइडल वॉल्यूम जो है वो कहेंगे। जो आपने एयर क्या की, जो आपने एयर जो है वो क्या की, जो आपने एयर इनहेल कर ली, इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब आप
फिर आप एक्सपायर करते हो, एयर बाहर निकालते हो, तो जितनी आपने ये एयर इनहेल कर ली है, इतनी ही एयर जो है वो आप क्या कर देते हो, इतनी ही एयर जो है वो आप एक्सपायर कर दोगे, इतनी एयर आपने एक्सपायर कर दी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम। ये क्या हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब आप डीप ब्रीथ करते हो, डीप ब्रीथ करते हो तो थोड़ी सी ज्यादा आप एयर अंदर इनहेल कर लोगे, जिसको आप कहोगे डीप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको आप क्या कहोगे, डीप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहोगे। ऐसे एयर आपने इनहेल कर ली एक्स्ट्रा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब आप डीप एक्सपायरेशन करते हो, यानी ऐसे फोर्स के साथ अपनी एयर बाहर निकालोगे, ये जो आपके पास जो एयर मौजूद है ये अंदर ब्लू कलर की, इसमें से कुछ एयर जो है जब आप डीप एक्सपायर करोगे तो कुछ एयर जो है वो कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, एक्सपायर कर दोगे। लेकिन कुछ ऐसी एयर होगी वो तब भी बाहर नहीं निकलेगी, वो लाजमी तौर पे आपके लंग्स के अंदर मौजूद ही रहना है उसने, चाहे आप कितना ही फोर्सली एक्सपायर करो, कितने फोर्स के साथ अपनी एयर को बाहर जो है वो अपनी एयर जो है वो नेजल कैविटी के जरिए बाहर पास आउट करो, लेकिन फिर भी कुछ एयर जो है वो आपके लंग्स के अंदर लाजमी तौर पे मौजूद रहती है। तो उसी एयर को आप क्या कह रहे हो, उसी एयर को आप रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहे हो। द रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स, यानी वो लंग्स के अंदर लाजमी तौर पे रहेगी, चाहे आप कितना ही फोर्सफुली जो है मैक्सिमल एक्सपायरेशन भी आप कर लो। एंड लंग्स पैसेज अवे आफ्टर अ मैक्सिमल एक्सपायरेशन, यानी मैक्सिमम आप एक्सपायरेशन करो, मैक्सिमम अपनी एयर को बाहर की तरफ पास आउट करो लंग्स से, लेकिन फिर भी कुछ एयर आपके लंग्स के अंदर रहेगी, और उसी को क्या कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्योंकि आपने जो टेक्स्ट में पढ़ा है, आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में पढ़ा है, आपको टाइडल वॉल्यूम के बारे में बताया हुआ है, सही है ना। और लेकिन ये रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके टेक्स्ट में मौजूद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद है व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट। अगर आपको याद हो, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो आरबीसीज होते हैं, हमारे जो ये आरबीसीज होते हैं, हमारे आरबीसीज के अंदर जब वाटर मिलता है, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, तो H2CO3 बन जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि H2CO3 इतना स्टेबल नहीं होता, ये ब्रेक डाउन हो जाता है H+ और बाइकार्बोनेट HCO3 बाइकार्बोनेट आयन में, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि H+ तो जाकर हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, H+ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये आपके आरबीसी से प्लाज्मा में चला जाता है, और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जो है वो कहाँ आ जाता है, आपके आरबीसीज में आ जाता है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ये एक्सचेंज हो रहा है, आइंस का क्या हो रहा है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है। बाइकार्बोनेट आयन कहाँ जा रहा है, आपके प्लाज्मा में, और क्लोराइड आयन जो है वो कहाँ आ रहा है, आपके प्लाज्मा से जो है वो आरबीसीज में आ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, या इसके अलावा एक और भी नाम हम इसको देते हैं, हैमबर्गर फिनोमेना भी इसको जो है वो कहते हैं। तो अब क्या है, व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट, मेंटेनेंस अ बैलेंस ऑफ आइंस, यानी आइंस को बैलेंस करना है दोनों तरफ, तो उसके लिए क्या होगा, द टू आइंस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उसको बैलेंस करने की वजह से अगर यहाँ से नेगेटिव आइन जा रहे हैं तो यहाँ से भी नेगेटिव आइन अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये बैलेंस हो रहा है। तो आइंस को बैलेंस रखने के लिए क्या किया जाता है, आइंस जो है वो टू आइंस में कौन कौन से आइंस आ गए, मैंने आपको बताया, एक बाइकार्बोनेट आइन आ गया, और दूसरा कौन सा आइन आ गया, क्लोराइड आइन आ गया। ये अपने जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। बाय और कौन, बाय स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन, यानी यहाँ हमारी जो आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेशल जो है वो प्रोटीन के चैनल्स लगे हुए हैं, जिनको हम कह रहे हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन है, सॉरी ये चैनल नहीं, कैरियर प्रोटीन है, और ये जो है वो कैरी कर कर क्या करते हैं, कार्बन बाइकार्बोनेट आयन को बाहर फेंकेंगे, और क्लोराइड आयन को कहाँ लेकर आएंगे, ये अंदर लेकर आएंगे। कौन करता है ये, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन, जो कहाँ होते हैं, जो हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। सिंपली आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन का बाहर जाना और क्लोरीन का बाहर से अंदर आना, ये क्या कहला रहा है, ये क्लोराइड शिफ्ट कहला रहा है। What is the advantage of having millions of alveoli rather than a pair of simple balloon like lungs?
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्या फायदा है इसका कि आपके जो लंग्स हैं, मिसाल के तौर पे ये अगर हमारे लंग्स हैं, अगर ये एक सिंपल ऐसे होते हैं, ये जैसे एक सिंपल बलून की तरह होता है ये, अभी तो हमारे लंग्स के अंदर क्या मौजूद है, बहुत सारी छोटी छोटी सी ऐसी थैलियां हैं, ऐसे फोल्डिंग हुई ऐसे छोटी छोटी थैलियां हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं एल्वोलाई। ऐसा बहुत सारे क्या है, ये एल्वोलाई। कहते हैं अगर आपका लंग्स बिल्कुल एक सिंपल एक बलून की तरह होता और बहुत सारे मिलियंस ऑफ एल्वोलाई ना होते, तो ये मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होने का क्या फायदा है, और अगर एक सिंपल बलून की तरह होता तो इसमें क्या प्रॉब्लम था। देखो अगर एक सिंपल बलून की तरह आपका लंग्स होते तो इनका सरफेस एरिया कम होता। देखो सिर्फ ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब होती है वो सिर्फ इस सरफेस से होती है, इस जगह से, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता, कम हो जाता। सरफेस एरिया क्या होता, कम होता। अब इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी थैलियां होती हैं ऐसे, ये देखो एल्वोलाई हैं ऐसी छोटी छोटी थैलियां, फोल्डिंग है, तो अब ऑक्सीजन यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगी, यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगी, यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगी, इधर से भी होगी। अब देखो ऑक्सीजन का सरफेस एरिया कितना बढ़ गया है ऐसे, इधर भी देखो और मजीद ये थैलियां बना लूं मैं अंदर ऐसे, तो और ज्यादा ये सरफेस एरिया बढ़ गया कितना। तो आप देखो बेसिकली क्या है, ये मिलियंस ऑफ जो एल्वोलाई हैं, छोटी छोटी थैलियां हैं, इनकी वजह से क्या है, इनकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सकती है। लेकिन अगर ये एक बलून की तरह होता पूरा हमारा लंग सिर्फ, तो इसका देखो सरफेस एरिया सिर्फ इतना रह जाता, ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होती। तो ये इसकी मेन जो है वो रीजन है। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर सरफेस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस। ये जो मिलियंस एल्वोलाई ये क्या कर रही हैं, ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही हैं, किसके लिए, गैसेस एक्सचेंज के जरिए, एज कंपेयर टू सिंपल बलून लाइक लंग्स। एक बलून की तरह अगर सिंपल लंग्स होते तो उतनी उससे इतनी ज्यादा गैसेस एक्सचेंज नहीं होती। तो ये हमने जो है वो बात कर ली। अच्छा उसके बाद लास्ट में दिए हुए कुछ डिफरेंसेस पूछे हैं, differences between external respiration, internal respiration, differences between bronchi and bronchioles, and differences between hemoglobin and myoglobin। तो सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन के दरमियान में हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो आपको एक बात तो पता है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है। अब मिसाल के तौर पे ये जो आपके एल्वोलाई से ऑक्सीजन आपके ब्लड में गई और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर आ गई, आपके एल्वोलाई में आ गई। तो ये क्या है, इस रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर हुई है, यानी इंसान ने, आपने एयर जो है वो इनहेल करी और वो एयर आई किसके अंदर, एयर आ गई एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से ये एयर जो है वो कहाँ, एयर से ऑक्सीजन ब्लड में चली गई। ये क्या हो गई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर ये ऑक्सीजन जाएगी कहां पर, ये ऑक्सीजन जाएगी आपके सेल में, आपके कहाँ जाएगी, सेल में, और सेल के अंदर जाकर वो पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन शुरू होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। ये सारा प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को आप सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हो, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को आप जो है वो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हो। तो जब सेल के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो सेल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल में और एनर्जी रिलीज होती है, ये इंटरनल रेस्पिरेशन होती है। और हमारे जो रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर, जो लंग्स में या जो एल्वोलाई के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, वो क्या है, वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इट अकर एट रेस्पिरेटरी सरफेस। ये कहाँ होती है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस में होती है, यानी आपके लंग्स के एल्वोलाई में होती है ये। जबकि ये कहाँ कर होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन आपके सेल के अंदर होती है। एटीपी नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। आप देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में तो डायरेक्टली कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना। हाँ फिर ये ऑक्सीजन जाएगी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वाली ऑक्सीजन में सेल में जाएगी और वहां पर एक प्रोसेस होगा जिसके जरिए एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एटीपी प्रोड्यूस नहीं होते, इंटरनल रेस्पिरेशन में एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। इट एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इट इज अ प्रोसेस which oxygen is utilized and carbon dioxide is released। इसमें तो देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वोलाई में जा रही है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन यूज होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ पर जो ऑक्सीजन आएगी वो यूज हो जाएगी, ऑक्सीजन अब आएगी अंदर आकर क्या होगी, यूज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होगी, से रिलीज होगी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। जबकि यहाँ पर
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, दोनों का जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, एक चीज अंदर आ रही है तो दूसरी चीज वहां से बाहर की तरफ जा रही है। इसके बाद हम ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में डिफरेंस देख लेते हैं। आपको पता है कि मैं आपको बता चुका हूँ रेस्पिरेटरी सरफेस में हमारा ट्रेकिया डिवाइड होता है किसमें, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई से निकलती है सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शियरी ब्रोंकाई, और ये टर्शियरी ब्रोंकाई मजीद डिवाइड होती हैं जब 1 mm डायमीटर पर पहुंच जाती हैं तो इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। जब ब्रोंकाई 1 mm डायमीटर पर पहुंचती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो फर्क बताना है आपने ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में। तो पहला फर्क तो यही हो गया कि ब्रोंकाई जो है वो ट्रेकिया की डिवीजन है। देखो ये ट्रेकिया जब डिवाइड होता है तो उससे क्या बन रहा है, उससे बन रहा है ये ब्रोंकाई। ट्रेकिया के डिवाइड होने से ये ब्रोंकाई बन रहा है। चलें ब्रोंकाई को मैं ये रेड ब्लू येलो कलर से शो कर रहा हूँ, ये ट्रेंड, ये आपके तमाम के तमाम जो है ये ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद कहता है ब्रोंक्यूल, इट इज अ डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई। देखो ब्रोंकाई जब मजीद डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये ब्रोंकाई जब मजीद डिवाइड हो रहे हैं और कितने डायमीटर पर आ जाते हैं, जब 1 mm डायमीटर पर आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। से फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू कलर की ब्रोंक्यूल्स हैं, येलो कलर के जो है ये ब्रोंकाई हैं, और रेड कलर का क्या है, ये ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया की जब डिवीजन हुई तो उससे ब्रोंकाई बने, और जब ब्रोंकाई की डिवीजन हुई है तो उससे क्या बने हैं, ब्रोंक्यूल्स बने हैं। मोर देन 1 mm इन डायमीटर, जितने भी ब्रोंकाई हैं इनका इनका डायमीटर 1 mm से ज्यादा होगा, जबकि ब्रोंक्यूल जो ब्रोंक्यूल्स होंगे उनका डायमीटर जो है वो तकरीबन जो है लेस होगा, किससे, 1 mm डायमीटर से जो है इनका डायमीटर क्या होगा, कम होगा, किसका, ब्रोंक्यूल्स का। हैव सम कार्टिलेज रिंग एज ट्रेकिया, इनमें क्या होती है, ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज रिंग होती है, जैसे ट्रेकिया के अंदर ये कार्टिलेज की रिंग नजर आ रही है ना, ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज की रिंग होती है। रिंग नहीं होती तो कम से कम कार्टिलेज की प्लेट जो है वो मौजूद होती है, जबकि ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के अंदर ऐसी कोई कार्टिलेज स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती। और ये जो ब्रोंकाई डिवाइड होके क्या बना रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स। देखो ये ब्रोंकाई ने डिवाइड होके क्या बनाया, ब्रोंक्यूल्स। लेकिन ब्रोंक्यूल्स जब आगे मजीद डिवाइड होते हैं तो ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होकर क्या बना लेते हैं, ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होके एल्वोलाई बनाते हैं। ब्रोंक्यूल से क्या निकलती हैं, ब्रोंक्यूल से निकलती हैं एल्वोलाई। तो ये हमने ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में कुछ यहाँ पर डिफरेंस देखे। अब आगे देख लेते हैं तीसरा जो डिफरेंस है, लास्ट जो डिफरेंस है वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में है। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में जो डिफरेंस है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे आरबीसीज में मौजूद होता है, और मायोग्लोबिन जो है वो हमारे मसल्स में मौजूद होता है। तो आप कह सकते हो कि हमारे आरबीसीज का जो रेड कलर होता है, हमारे ब्लड का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से, हमारे मसल्स का रेड कलर मायोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, यानी प्रोटीन की कितनी चेन होती है, 4, 1 2 3 4 चेन होंगी। और इसके पास प्रोटीन की सिर्फ कितनी, पॉलीपेप्टाइड की प्रोटीन की कितनी चेन है, सिर्फ एक चेन है। इसके बाद जो है वो हीम के कितने ग्रुप होते हैं, हीम आपको पता है आयरन कंटेनिंग है, तो यहाँ पर जो हीम के ग्रुप होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 4। यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड है, और 4 ही क्या है, 4 ही जो है यहाँ पर हीम के ग्रुप हैं। जबकि यहाँ हीम ग्रुप सिर्फ क्या होगा, आयरन कंटेनिंग, यानी हीम ग्रुप सिर्फ एक ही होगा। इस ये कितने ऑक्सीजन से बाइंड होगी, ये 4 ऑक्सीजन से बाइंड होगी एक हीमोग्लोबिन, क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली जो है वो हीम के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है, तो यहाँ कितनी ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ये 4। इसके पास एक ही हीम है तो ये एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। इसके अलावा इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। फिर जब ये हीमोग्लोबिन हमारी जो है वो कहाँ आती है, जब हमारे मसल्स की तरफ ऑक्सीजन लेकर आती है, तो जितनी ऑक्सीजन मसल्स को यूज करनी होती है वो यूज कर लेते हैं, बाकी ऑक्सीजन जो है वो स्टोर हो जाती है। और ऑक्सीजन को स्टोर कौन करता है, मायोग्लोबिन। यानी मायोग्लोबिन के साथ ये जो ऑक्सीजन अटैच है ये बेसिकली स्टोर ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी ना आपके मसल्स में, तब ये ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऐसे ही ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ये क्या है, ये स्टोर ऑक्सीजन है। इसके इट हैज लेस एफिनिटी विद ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन से एफिनिटी थोड़ी कम होती है, मतलब कहीं पर भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा भी कम होगा तो ये क्या होगी, ये ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीजन जो है वो क्या कर देगी, लूज कर देगी। ये अपनी ऑक्सीजन जो है वो लूज कर देगी जब इसका क्या होगा, थोड़ा सा भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो। जैसे आप देखें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर 60 mmHg होगा तो ये अपनी ऑक्सीजन क्या कर देगी, हीमोग्लोबिन रिलीज कर देगी। लेकिन इसकी जो मायोग्लोबिन है ये बहुत टाइटली बाउंड होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसकी ऑक्सीजन से अफिनिटी हाई होती है, और ये कब ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जब ऑक्सीजन आपके मसल्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम होगा, मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कम होगी, मतलब 20 mmHg जब होगी, तब ये क्या करेगा, अपनी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करेगा। सो इट वाज ऑल अबाउट
द शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज के हमने यहाँ पर एमसीक्यूज देख लिए और क्या देख लिए हमने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए। कुछ मखसूस लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो इसी एक्सरसाइज से डिस्कस करूंगा।